हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते आ रहे थे, जिसमें हमने बात की थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की कुछ जो मूलभूत अवधारणाएं, कहाँ से केमिस्ट्री आपकी शुरू हुई, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। तो आप पढ़ते हैं कि सभी जगह लगभग केमिस्ट्री का यूज होता है। हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी तरीके से आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। ओके, यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की थी मैटर की कि आपका पदार्थ क्या होता है, और यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर की देखी थी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका, मैटर का। ओके, तो हमने क्या कहा, मैटर यानी आपका पदार्थ। ओके, मैटर यानी पदार्थ। इस पदार्थ की बात की थी। ये पदार्थ आपका क्या है, हमने बोला हर वो चीज जिसमें कि क्या होगा, आपका मास होगा यानी द्रव्यमान। ओके, मास यानी द्रव्यमान होगा, वजन होगा, कोई उसका भार होगा, और दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम होगा यानी आयतन। ठीक है, तो दो चीजें हैं। किसी भी चीज को आप पदार्थ तब बोलेंगे जब उसमें मास होगा और उसमें वॉल्यूम हो। ठीक है, मास से उसके वजन से है कि अगर आप उसको वेइंग मशीन में रख रहे हैं किसी, तो उसका कुछ ना कुछ वेट, भार, मास, वजन आ रहा है। ठीक है, तो यानी उसका कुछ ना कुछ वजन तो है, तो यानी वो पदार्थ हो सकता है। दूसरा आपने कहा, क्या कहा, उसका वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए। तो वॉल्यूम, आयतन आपका क्या है कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे स्पेस में आप उसको कहीं पर भी रखते हैं यूनिवर्स में। ठीक है, तो वो आपके यूनिवर्स का या स्पेस का कुछ ना कुछ स्थान क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है या घेरती है। ओके, जैसे मैंने कहा ये पेन मेरे पास है और मैं इस पेन को कहीं पर भी रखूं, किसी भी प्लेस पे रखूं, तो ये क्या करेगी, इतना स्थान जितना इसका आयतन होगा उतना स्थान क्या करेगी, घेरेगी। मैं कह रही हूं कि ये इसका साइज इतना है, यानी ये इतना स्थान ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये इसका क्या है, आयतन है इस पेन का। ओके, ये आयतन होगा, कुछ ना कुछ आपके ग्राम्स में इसका वेट आएगा। मैं कह रही हूँ कि इसका 10 ग्राम वेट है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, मास भी हो गया, द्रव्यमान भी हो गया, और साथ साथ इसने क्या किया, कुछ ना कुछ आपके स्पेस में जो किसी न किसी प्लेस को ऑक्यूपाई किया है, जगह को, स्थान को घेरा है, तो इसका आयतन भी हो गया। तो यानी कि ये क्या है, एक पदार्थ। तो पदार्थ की आपकी एक छोटी सिंपल सी परिभाषा क्या होगी, ऐसी कोई चीज जिसमें कि द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। ठीक है, वो क्या हो गया, मैटर हो गया। फिर आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की थी, यानी जब आप देखेंगे तो भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक रूप में उसको आप देखने पर कैसे क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। जिस पदार्थ की इतनी बात हो रही है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो दो तरह से, एक आपका आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने कहा कि आपका जो क्या है, मैटर है, वो तीन तरह से क्लासिफाई होगा। क्या कहा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन पहले हमने देखा था। तो पहला आपका क्या आया था, सॉलिड, जो कि क्या है, ठोस। दूसरा आपने क्या कहा, लिक्विड, जो कि क्या है, द्रव। और तीसरा आपने कहा गैस। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर आपने बोला कि तीन तरह से आप क्या करेंगे, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। आप कहेंगे कि एक आपके सॉलिड्स होते हैं, एक लिक्विड्स होते हैं, और एक क्या होते हैं, गैस होते हैं। ओके, ठोस, द्रव, गैस, तीन चीजों में आपने क्या किया, क्लासिफाई किया मैटर को। अब ठोस क्या होगा, द्रव क्या होगा, गैस क्या होगा, ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। आपने कहा था कि जिनके पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के आपका मैटर बना होगा। यानी अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिनसे कि ये मिलकर बना हुआ है।
ठीक है। जैसे हम दीवार की बात करते हैं कि दीवार आपका मैटर है और वो वॉल या दीवार किससे मिलकर के बनी है, ब्लॉक से या ईंटों से मिलकर बनी हुई है, तो वो ईंट क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए उस दीवार के। ओके, तो वो क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर बहुत टाइटली बॉन्डेड है, बहुत पास पास हैं आपके, तो उसको क्या कहा जाएगा, ठोस कहा जाएगा। ओके, आपने क्या बोला, इनका आकार, शेप, साइज जो होगा वो निश्चित होगा ठोस का। ठीक है, यानी अगर इस पेन का कोई शेप है, कोई आकार है इसका, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, चाहे मैं इसको यहाँ पे रखूं, कहीं दूसरे प्लेस पे रख दूं, जब तक कि एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो इसके अनुरूप है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, आयतन भी इसका निश्चित है। जितनी जगह ये यहाँ पर घेर रही है, अगर मैं इसको कहीं और पे रख दूं तो वहां पर भी ये इतनी जगह घेरेगी। ओके, तो क्या हो रहा है, ठोसों का आकार आयतन निश्चित हो रहा है। द्रवों का हमने कहा कि आकार तो क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उनका निश्चित होता है। ओके, अगर मैं 1 लीटर पानी लेती हूँ, 1 लीटर पानी को अगर मैं 1 लीटर की बोतल में रख रही हूँ तो भी वो 1 लीटर ही स्थान घेरेगी। अगर मैं उसे 500 लीटर के किसी टैंक में डाल रही हूँ तब भी वो 1 लीटर के बराबर ही आयतन को क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी या घेरेगी। ओके, तो आयतन निश्चित हो गया, लेकिन आकार के केस में द्रव का क्या हो गया, आकार अनिश्चित हो गया। कैसे, अगर मैंने बॉटल में डाला 1 लीटर पानी को, तो उसने बॉटल का जो शेप था वो ऑक्यूपाई कर लिया। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि 500 लीटर के मैंने टैंक में उसको डाल दिया है, तो वो उसका आकार जैसा भी होगा वैसा आकार क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, जबकि गैसेस की बात होती है तो उनका आयतन और आकार सब क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं। ठीक है, वो आयतन भी, अगर हम 1 लीटर गैस की बात कर रहे हैं तो अगर उसको छोटे से बॉक्स में रखा जाए 1 लीटर के, तो वो उसका पूरा जितना 1 लीटर का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेगी। अगर मैं उसको 500 लीटर के टैंक में भी डाल दूंगी तो वो पूरा 500 लीटर का जो आयतन है वो ऑक्यूपाई कर लेगी। ओके, साथ ही क्या क्या बोला था, ठोस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो टाइटली बॉन्डेड होंगे, बहुत पास पास होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत टाइटली बॉन्डेड होंगे, जिसके कारण इनके बीच में जो इंटरैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत स्ट्रांग होगा या ज्यादा होगा। लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड क्या हो जाते हैं, थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। ओके, दूर दूर हो जाते हैं, फिर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर थोड़ा वीक हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा या सॉलिड की तुलना में, ठोस की तुलना में इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जबकि हम गैस की बात करते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं, जिसकी वजह से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाता है, आपका सबसे कम हो जाता है, सबसे वीक हो जाता है। क्योंकि जो स्थान है बीच में, ठीक है, अंतर आणविक स्थान जिसे आप बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। ओके, तो ये ठोस, द्रव, गैस की बात हमने की थी। हमने तीनों रूपों में पानी को देखा था कि पानी आपका ठोस में भी है, पानी आपका द्रव में भी है, पानी आपका गैस में। ठीक है, लेकिन जब सिंपल पानी की बात की जाती है तो वो आपको द्रव अवस्था में मिलता है। सिर्फ आप उसको एक्सट्रीम कंडीशंस पर ले जा रहे हैं, जब आप उसको एक्सट्रीमली कोल्ड कर रहे हैं, जब बहुत ठंडे या कम तापमान पर आप उसको ले जा रहे हो, तब वो किसमें, सॉलिड में यानी ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में बदल रहा है। और जब आप उसको दूसरे एक्सट्रीम कंडीशन में ले जा रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया है, तब आपने क्या कहा कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी वेपर के रूप में, भाप के रूप में बदल गया। ओके, तो इतना हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, जिसे कि हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में समझा था। ओके, अभी बात आती है नेक्स्ट टाइप की, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि आपका क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि जिस मैटर को आप पढ़ रहे हो वो केमिकली कैसे रिएक्ट कर रहा है, या उसमें केमिकली कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो अलग अलग क्लासेस में क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, मैटर कैन बी केमिकली क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो मैटर को, ठीक है, इस पदार्थ को अभी दो तरह से क्लासिफाई करेंगे केमिकली। ओके, पहला आपका आता है मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक आपका आता है मिक्सचर, दूसरा आपका आता है प्योर सब्सटेंस। यानी एक आपके आते हैं शुद्ध जो होते हैं सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ, और एक आपका आता है मिश्रण। क्या कहा मैंने, एक आता है आपका शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा आपका आता है मिक्सचर, जिसे कि क्या कहा जाता है, मिश्रण भी कहा जाता है।
ओके तो केमिकली कितने टाइप्स में कर लिया क्लासिफाई, दो तरह से, एक प्योर सब्सटेंस आ गया आपका, एक मिश्रण आ गया। ओके देन आप मिश्रण को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, मिश्रण को फिर आप दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक आपका आएंगे समांग मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा आपका आता है विसमांग मिश्रण यानी हेट्रोजीनस। ओके और शुद्ध पदार्थ को भी आप दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक आपके आते हैं तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा आपका आता है कंपाउंड यानी कि यौगिक। ओके तो इस तरह से आपने क्या किया, क्लासिफाई किया, किसको, केमिकल को, दो तरह से, मैटर को केमिकली क्लासिफाई किया दो तरह से, एक आपका है शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। अब इस शुद्ध पदार्थ को आगे क्लासिफाई करेंगे आपके तत्व में और यौगिक में, और मिश्रण को आगे क्लासिफाई करेंगे समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण में। ओके देन आपका प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो हमने तत्व और यौगिक कहा। मिक्सचर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू हेट्रोजीनस और होमोजीनस, दैट इज योर हेट्रोजीनस मींस विसमांग, और होमोजीनस आपका क्या हो गया, समांग मिश्रण। ओके इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमने स्टार्ट की, केमिकल क्लासिफिकेशन, जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। ओके चलिए अब आपके केमिकल क्लासिफिकेशन में पहली क्लास ले लेते हैं, जो कि क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण। ओके मिक्सचर क्या है आपका, मिश्रण क्या है, जब आप कह रहे हैं कि आप एक से ज्यादा यौगिकों को, कंपाउंड्स को या किसी भी चीज को मिला रहे हैं और उसको मिलाने पर कुछ नई चीज बन रही है, तो वही आपका क्या है, मिश्रण है। ठीक है मिश्रण को आप ये बोल सकते हो कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, दो या तो दो ही पदार्थ हैं वो आपस में मिल रहे हैं, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तीन चार पांच कितनी भी चीजों को या पदार्थों को आप आपस में मिक्स कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जा रहा है, मिश्रण कहा जा रहा है। ओके और उसी मिश्रण को आप दो तरह से आगे क्लासिफाई करेंगे, जहां पर आप क्या बोलेंगे कि एक तो क्या होगा आपका होमोजीनस मिक्सचर होगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है और सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड इम्प्योर व्हेन इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स दैट आर फिजिकली कंबाइंड रेदर देन केमिकल। ओके तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके एलिमेंट्स बहुत ज्यादा आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, जहां पर आप बोल रहे हो कि फिजिकली वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन नहीं हो रहे हैं, बल्कि कैसे हो रहे हैं, केमिकली हो रहे हैं। ठीक है सब्सटेंस दैट आर इम्प्योर आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। तो आपने एक तो शुद्ध पदार्थों की बात की थी कि पदार्थ आपके शुद्ध हो जाएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में, और मिक्सचर में क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी, या आप बोलेंगे कि ये अशुद्ध है। ओके Mixture have variable compositions and their melting and boiling point are different and varying. Mixtures are the result of physical changes. The mixture is further divided into homogeneous and heterogeneous mixture. ठीक है तो हमने क्या बोला कि ये फिजिकल से ज्यादा कैसे होंगे, केमिकली बॉन्डेड होंगे, और साथ साथ में क्या कह रहे हैं आप कि इनको आप फिजिकल उससे बना रहे हैं। ठीक है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या है, अलग अलग है, ये आप बोल रहे हैं, और आप इनको अलग अलग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड का प्रयोग करके इनको सेपरेट किया जा सकता है। ओके तो जल्दी से मिक्सचर के बारे में ये नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर को। ओके चलिए तो आपने क्या कहा, यहाँ पर आपको एक मिक्सचर दिख रहा है, ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर क्या बता रहा है, अलग अलग कंपोजिशन को बता रहा है, या अलग अलग जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में बता रहा है। ठीक है यानी अलग अलग घटक हैं इसके, अलग अलग चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, जिसमें कि एक ये आपको, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी है आपका, ये सी है और ये डी। ये ए बी सी डी आपस में फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। ठीक है फिजिकल कंपोजिशन यहाँ पर हो रही है, और जिसके बाद की ये क्या बना रहे हैं, एक मिक्सचर बना रहे हैं, यानी कि जो क्या है आपका मिश्रण है। ओके तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि कोई भी ज्यादा कोई केमिकल
रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ फिजिकली एक दूसरे में मिल गए हैं और क्या बना रहे हैं, आपका मिश्रण बना रहे हैं। जैसे हमने क्या बोला कि सिंपली हमारे पास पानी था और पानी में हमने चीनी डाल दी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, किसका, चीनी और पानी का। क्या बोला, हमारे पास इसमें पानी था H2O, ठीक है, और आपने क्या किया, इसमें शुगर ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी, ओके। तो ये अब क्या हो गया है, आपका चीनी और पानी का घोल जो बना है वो एक मिक्सचर हो गया है, क्या हो गया है, मिश्रण हो गया, ओके। चलिए आगे देखते हैं। होमोजीनस मिक्सचर, यानी जिसको आप क्या कह रहे हैं, समांग मिश्रण कह रहे हैं। वो समांग मिश्रण क्या है आपका, ठीक है। मैं कहती हूं कि एक बीकर आपने लिया, इस बीकर में क्या था, पानी था, ठीक है, वाटर है इसमें, ओके, पानी है, और अब इसमें आप ऐड कर रहे हो, चीनी ऐड कर रहे हो, ओके। और जब आपने बीकर में पानी लिया, उसमें आपने चीनी डाल दी, ठीक है, उसको आपने अच्छे से क्या कर लिया, घोल लिया, ठीक है। आपने स्पून लिया, चम्मच लिया, उससे बहुत अच्छे से हिला लिया, तो आप क्या देखोगे कुछ देर बाद कि जो चीनी है वो पानी में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ओके। यही होगा, यही देखते हैं आप चाय बनाने के लिए, जब आप पानी लेते हैं उसमें चीनी डालते हैं तो चीनी क्या हो जाती है, पानी में घुल जाती है, ओके। तो यहाँ मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रही हूँ, चाय बनाने के लिए तो आप क्या करते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने पानी लिया है, नॉर्मल पानी है आपका, उसमें आपने चीनी डाली, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि जैसे आपने थोड़ी देर में उसको घोल दिया, या खुद ही क्या हो गया, चीनी थोड़ी देर बाद उसमें घुल जाती है, ओके। अभी चीनी पूरी तरह से पानी में घुल गई है, तो आप क्या करेंगे, आप कहीं से भी, किसी भी पार्ट से, इस सोल्यूशन के किसी भी पार्ट से आपने यहाँ पर से थोड़ा सा क्या ले लिया, ये चीनी और पानी का घोल उठाकर ले, ठीक है। तो अभी जितना मीठा यहाँ पर ये होगा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से भी आपने थोड़ा सा पार्ट ले लिया है इसका, उतना ही मीठा भी यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यानी बीकर के ऊपर वाले जो पार्ट है सोल्यूशन का, या जो आप बोल रहे हो मिक्सचर का, वहां से आपने लिया है, या फिर आपने नीचे किसी पार्ट से लिया है, या आपने यहाँ कहीं से सोल्यूशन लिया है, तो सब जगह पर मीठा क्या होगा, समान होगा। ऐसा ही होता है जब आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, या आप नॉर्मली क्या बनाते हो, नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी में जब आप अच्छे से उसको मिक्स कर लेते हैं चीनी को, तो आपको क्या लगता है, जब आप पीते हैं उसको, तो ऊपर वाले पार्ट में भी सेम मिठास रहती है, और नीचे जब तक लास्ट सिप आप लेते हैं वहां तक भी क्या रहता है, आपका सेम जो मीठा रहता है शरबत वैसा ही रहता है, ओके। ये होता है। अब मैं मैथमेटिकली आपको बताती हूँ, मैथ्स क्या कहती है। मैथ कहती है कि आपने सपोज शुगर जो था वो ले ली, चीनी जो ले ली आपने वो ले ली 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम आपने चीनी, ओके। और वाटर जो H2O है आपका, पानी है, वो भी आपने 1000 ml या 1000 ग्राम ले ली, ठीक है। इतना आपने पानी ले लिया है, और इसमें आपने 500 ग्राम, 1000 ml वाटर में आपने 500 ग्राम क्या ऐड कर दिया है, चीनी ऐड कर, ओके। अभी इसको अच्छे से घोल लिया है। अब हम कह रहे हैं कि आपका, तो मैं कह रही हूँ 1000 ml वाटर H2O contains how much sugar, 500 ग्राम, ओके। यानी आपके 1000 ml पानी में 500 ग्राम चीनी है, या आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हो इसको, 1000 ग्राम वाटर में आपका 500 ग्राम क्या है, शुगर है, ठीक है। तो आपका 1 ml में अगर मैं 1 ml उठाऊं इस पूरे सोल्यूशन का, ठीक है, 1 ml सोल्यूशन उठाऊं, तो उसमें कितनी शुगर होगी, तो कितनी होगी, 500 डिवाइडेड बाय 1000, 500 को आप 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 0.5 ग्राम आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी आपके 1 ml जो सोल्यूशन है, चीनी और पानी का घोल है, उसमें 0.5 ग्राम क्या होगी, शुगर होगी, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि वो 1 ml, ठीक है, हमने कहा कि 1000 ml आपने वाटर लिया, उसमें 500 ग्राम आपने चीनी डाल दी, ठीक है, पूरी को अच्छे से मिला लिया है सोल्यूशन को। देन आप कह रहे हैं कि आपने 1 ml में बताना है कि कितनी शुगर होगी,
तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि 1 ml में 0.5 ग्राम क्या आ रही है, शुगर आ रही है। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि वो ml इस बीकर में कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो अभी वो 1 ml आपको यहाँ से लिया गया है, तब भी आपका 0.5 ग्राम आएगा। वो ml आपने यहाँ कहीं पार्ट से लिया है, तब भी आपका 0.5 ग्राम शुगर आएगा। वो 1 ml आपने यहाँ कहीं बीच के पार्ट से लिया है, तब भी आपका 0.5 ग्राम ही आएगा। ओके, और ये आप टेस्ट कराएंगे लेबोरेटरी में। आपने लैब में भिजवा दिया है सैंपल कि बताइए इसमें कितने ग्राम शुगर है 1 ml में, तो वो कितना आएगा, वो भी आपका 0.5 ग्राम ही आएगा। ओके, इतना आ गया। तो इससे आप क्या समझे कि जो आपका चीनी और पानी का घोल बना था, उसमें चीनी की जो कंपोजिशन थी, कंसंट्रेशन थी, सांद्रता थी, वो थ्रू आउट द सोल्यूशन मीन्स जितना ये घोल बना था, मिक्सचर बना था, उसमें सभी जगह समान थी चीनी की मात्रा। आपने बोला कि मैम मैंने ऊपर से जब पहला सिप लिया तो वो भी उतना ही मीठा था, जब मैं लास्ट सिप तक गई तब भी वो उतना ही मीठा रहा। या आपने क्या कहा कि मैम जब हमने ये वाला सैंपल टेस्ट किया पहले वाला, तो उसमें भी जो चीनी की मात्रा थी वो 0.5 ग्राम आई, और जब मैं लास्ट सैंपल कोई लिया उसमें भी 0.5 ग्राम ही आई। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इससे क्या समझ आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है तो वो एक प्रकार का मिक्सचर, यानी 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ उसमें होंगे, लेकिन उनका जो उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनका कंपोजिशन क्या होगा, थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम होगा, पूरे सोल्यूशन में एक समान होगा, समांग यानी समान अंग। ठीक है, समांग मिश्रण। ओके, तो इतना समझ में आया। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ होमोजीनस मिक्सचर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण होते हैं उसमें। अ होमोजीनस मिक्सचर इज रिलेटिवली कांस्टेंट और कांस्टेंट इन कंपोजिशन, यही बोला हमने, ऊपर भी उतना ही मीठा है, नीचे भी उतना ही मीठा है। ओके, देन ईच इंडिविजुअल एंटिटी इज द सेम एज द एंटिटीज इन द सेम मिक्सचर। ओके, हर एक की उतनी ही क्वांटिटी है और एंटिटी है जितना कि पूरे मिक्सचर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ सुगर इज लिक्विफाइड इन वाटर एंड मिक्सड रियली well, the portion is essentially the same irrespective of where it is sampled. Okay, a mixture comprises 2 or more chemical substances. Okay, इस मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा क्या हो सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। ओके, तो इतना आपको होमोजीनस मिक्सचर के बारे में समझ आ गया होगा कि होमोजीनस मिक्सचर आपके क्या होते हैं, जिसमें पूरे सोल्यूशन में आपका क्या चलता है, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन सेम चलती है, वो आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। जैसे चीनी और पानी का घोल हो गया, नमक और पानी का घोल हो गया, आपके अल्कोहल्स हो गए, ये सब इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट आपका देखेंगे मिक्सचर का क्लास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है, अब आपका विसमांग मिश्रण, यानी विषम अंगी। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब मैं कह रही हूं, आपने एक बीकर लिया, इसमें लिया आपने क्या, पानी, फिर से पानी ले लो। अब इसमें आपने चीनी नमक कुछ नहीं डाला, बल्कि क्या ऐड कर दी, सैंड ऐड कर दी, रेत डाल दिया आपने इसमें। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सेम वही करेंगे। आपने क्या लिया, स्पून लिया और स्पून से अच्छे से सैंड को पानी में घोला। अब आप कहेंगे मैम सैंड तो पानी में घुलती नहीं है, आप क्यों घोल रही हैं। कंडीशंस हमें वही रखनी है, मैकेनिज्म हमें वही फॉलो करना है जो हमने पहले किया था होमोजीनस के केस में। आपने चीनी डाली, चीनी को घोलना शुरू किया, चीनी घुल गई। यहाँ भी आप रेत को घोल रहे हैं, उतना ही टाइम लगाएंगे, लेकिन आप क्या देखते हैं, रेत नहीं घुल रही है, बल्कि जो रेत के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब आपने थोड़ी देर बाद इसको क्या रखा, छोड़ दिया इसको, ठीक है, सेडिमेंटेशन आप पढ़ते हैं, कुछ देर के लिए आपने सोल्यूशन को छोड़ दिया ऐसे ही, तो आप क्या देखेंगे, रेत के जो कण है, पार्टिकल है सैंड के, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नीचे तले पर बैठना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप इनकी कंसंट्रेशन क्या देखते हैं कि नीचे वाले पार्ट में तो रेत आपको ज्यादा मिलती है, सल्यूट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट में आपको धीरे धीरे रेत क्या होती है, कम मिलती जाती है, और सबसे ऊपर आप कहते हैं कि सिर्फ पानी है, यानी वहां पर रेत है ही। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया आपको, एक कि सैंड आपका पानी में घुल नहीं रही है, दूसरी चीज
कि अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सांद्रता बदल रही है। कैसे बदल रही है, नीचे वाले पार्ट में सांद्रता ज्यादा है और ऊपर चलते चलते हम क्या देखते हैं कि सांद्रता घटती जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश की। हमने बोला कि 500 ग्राम सैंड ली है, सेम आपका 1000 ml वाटर लिया है, ठीक है। तो अभी आप फिर से 1 ml लेंगे तो मैथमेटिकली तो वही होगा ना आपका, क्या हो जाएगा, 1000 ml वाटर कंटेन्स 500 grams ऑफ सैंड। ओके, अब 1 ml में कितना हो जाएगा आपका, 500 अपॉन 1000, तो यानी 0.5। तो मैथ तो अभी भी आपका वही बता रही है जो होमोजीनस के केस में बता रही थी कि चीनी भी आपको 0.5 ग्राम ही मिल रही थी, सैंड भी आपको 0.5 ग्राम ही मिल रही है। तो ये तो फिर से वही हो गया, लेकिन मैथ्स को नहीं पता है ना कि रेत यहाँ पर घुल ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ कैलकुलेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम सैंपल लेंगे। यहाँ का हमने एक सैंपल लिया, यहाँ का हमने एक सैंपल लिया और इस सैंपल में हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे रेत की। तो यहाँ पर ये 0.5 नहीं था बल्कि 0.5 से ज्यादा था, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि रेत क्या कर रही है, नीचे बैठ रही है तले पे। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरा सैंपल लिया 1 ml का। ओके, उसको टेस्ट किया तो वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर कंसंट्रेशन सेम नहीं रही, 0.5 नहीं रही। यहाँ पर हमने कहा 0.5 से ज्यादा आ जाएगी, वहां हम कह रहे हैं कि और कम होगी, 0.5 से और कम हो जाएगी। और ऊपर यहाँ कहीं हम बोल रहे हैं कि शायद यहाँ पर जो आपकी सांद्रता है वो 0 भी हो सकती है, कि वहां पर रेत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो सारी नीचे बैठ चुकी है तले पर। ओके, तो क्या समझ में आया कि जो आपका रेत और पानी का जो विलयन बना था, ठीक है, विलयन नहीं बोलेंगे इसे, रेत और पानी का जो आपने एक मिक्सचर बनाया था, मिश्रण बनाया था, उसमें क्या हुआ, रेत की जो कंसंट्रेशन थी या सांद्रता थी वो पूरे मिक्सचर में समान नहीं थी। आपने कहा कि ऊपर वाले पार्ट में मैम हमको कम रेत मिली, जबकि हम उस मिश्रण में नीचे बढ़ते गए आगे, तो हमें नीचे वाले पार्ट में क्या हुआ, ज्यादा सांद्रता मिली, किसकी, रेत की। तो थ्रू आउट द मिक्सचर आपको जो कंसंट्रेशन है वो क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। और यही आपका क्या है, विषमांग मिश्रण है। विषम अंगी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके अलग अलग अंगों में आपको अलग अलग क्या मिल रहा है, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन मिल रहा है, सांद्रता मिल रही है अलग। ओके, तो हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या हो जाएगा, जब आपके मिश्रण में कैसे होंगे, जो कंसंट्रेशन है विलेय की, ठीक है, विलेय क्या था, यहाँ पे रेत थी आपकी, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन पूरे सोल्यूशन में अलग अलग मिल रही हो, कहीं पर आपको रेत ज्यादा मिल रही है, कहीं पर आपको रेत कम मिल रही है। ओके, तो वो क्या है आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर होगा, यानी विषमांग मिश्रण होगा। तो विषमांग मिश्रण क्या है, मिक्सचर इज अ ब्लेंड हुज अरेंजमेंट वेरीज इनसाइड द सैंपल। ठीक है, तो इस सैंपल के अंदर क्या हो रहा है, उसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट किस किस का, पानी का और सैंड का, ठीक है, वो अलग अलग हो रहा है। देन फॉर इंस्टेंस take some sugar in a container and add to it some sand and then agitate the container a few times. The resulting blend will not have the same arrangement throughout the container. ठीक है, चीनी भी डाल दी, रेत भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, सब मिक्स कर दिया, तो चीनी और पानी का तो होमोजीनियस बन गया था, लेकिन उसमें अब रेत भी पड़ गई है, तो रेत क्या हो गई, नीचे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, ऊपर कम। ओके, because the sand is heavier there is a possibility of more sand being at the bottom. रेत क्या है, भारी है, इसीलिए वो नीचे बैठ जाएगी, या हम कह सकते हैं insoluble है, घुलनशील नहीं है, at the bottom of the container and more sugar being at the upper part of the container. These type of mixture are visually identifiable and can be easily separated physically. और ऐसे जितने भी आपके क्या आएंगे, मिक्सचर आएंगे, उनको आप इजीली सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको सेडिमेंटेशन कर देंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, रेत अलग हो जाएगी, पानी हो जाएगी, अलग हो जाएगा, अलग अलग दिख जाएगा, मतलब अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, डिकेंटेशन कर देंगे,
उसको पानी को हटा देंगे अलग से, फिर थोड़ा और रेत बचेगी पानी में, उसको फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर से। ओके, तो इस तरह से फिजिकल मेथड का, भौतिक मेथड का, भौतिक विधियों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग पृथक कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने केमिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, किसकी, मैटर की। हमने इसमें मिक्सचर को बहुत अच्छे से समझा, जिसमें हमने हेटेरोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर की बात की। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा क्या रह जाता है इसमें, शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस रह जाता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिए। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।